सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ अब तमाम लोगों के लिए यूपी टेट 2016 पेपर 2 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पोर्शन लेकर। पेपर 2 मतलब 6 से 8 में 6 to 8 में जो पेडागोजी का पोर्शन पूछा गया था वो मैं लेके आया हूँ। और एक बात याद रखिएगा, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जो पेडागोजी है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। पेडागोजी मतलब आपका जो बाल मनोविज्ञान है और अभिज्ञान है वो बदलता नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन लेता हूँ, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? जैसे कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाज गिवन बाय। ये क्वेश्चन मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसमें भी था, और हर 2 साल 3 साल पे एक बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। आपकी बारी तो लगातार पूछा। तो जब भी सामूहिक अचेतन की बात की जाए, कलेक्टिवली अनकॉन्शियसनेस की बात की जाए, तो वहाँ पे हमेशा युंग महोदय होंगे, ठीक है ना। युंग होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। द टर्म इरोज इज रिलेटेड टू। जब भी इरोज की बात आएगी ना तो याद रखिएगा ये जीवन से संबंधित है। जीवन की जो मूल प्रवृत्ति है इरोज, ठीक है। इरोज करके सीडीज भी आती थी, इरोज करके चैनल्स भी हैं टेलीविजन पे, ठीक है। इरोज नाउ करके आता है एक चैनल, ठीक है। तो इरोज का मतलब है जीवन मूल प्रवृत्ति से, इसका जो अर्थ होता है। तो जो टर्म है इरोज इज रिलेटेड टू लाइफ इंस्टिंक्ट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ईगो इज गाइडेड बाई। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है आपका अहम निर्देशित होता है ईड ईगो और सुपर ईगो। इदम अहम और पराहम जो है वो फ्राइड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एक सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो मैं आपको बता दूं जो आपका अहम है, ठीक है, वो रियलिटी से रिलेटेड है। किससे? रियलिटी प्रिंसिपल से, ठीक है, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। काली सिस्टोकाइनिन नाम है इसका, काली सिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में, इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा साइंटिफिक टाइप का है, लेकिन जब भी अगर आपको काली सिस्टोकाइनिन की अगर सुई हम दे देंगे ना तो आपके अंदर जो भूख है, ठीक है ना, डिक्रीज एपेटाइट, ठीक है, आपकी भूख में कमी हो जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, बुद्धि परीक्षण में। और बुद्धि परीक्षण जो है कैटल ने शुरू किया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, जिसको आप आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 16 साल का एक बच्चा है, उसको 75 अंक मिलते हैं, तो निश्चित ही डाउन जा रहा है। लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे? देखिए आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मेंटल एज MA अपॉन क्रोनोलॉजिकल या करेंट बोलते हैं उसको CA गुड़े 100, गुड़े ये 100 है, ठीक है। तो मेंटल एज कितनी है उसकी? यहाँ पे मेंटल एज दी नहीं है, उसकी मानसिक आयु आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो करंट एज है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है, उसकी क्या है? 16 है, ठीक है। IQ उसका 75 दिया है, तो देखिए 75 IQ को जहाँ पे आप 75 लिखेंगे, 75 इज इक्वल टू MA मतलब मेंटल एज पता नहीं है, MA बटा CA गुड़े, सॉरी गुड़े यहाँ पे और 100। इतना ध्यान दीजिएगा, मैं आगे इसको प्रोसेस करूँगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए आपका जो था कि 75 बराबर MA अपॉन CA, यहाँ पे गुड़े 100 है, ठीक है। तो ये जो है अगर मैथ्स आपने की होगी तो ये ट्रांसफर जब होगा तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो CA गुड़े 75 बराबर MA गुड़े 100, ऐसे। अब जो CA हमारी है करंट एज वो 16 वर्ष है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि 16 वर्षीय बच्चा, तो 16 गुड़े 75 कर लीजिए बराबर MA गुड़े 100 है ये। अब ध्यान से देखिएगा, ये 100 को इधर पक्षांतर करिए तो MA बराबर जो हो जाएगा आपका मेंटल एज जो होगी आपकी, ये 16 गुड़े 75 बटा 100। अब देखना 4 से काट रहा हूँ,
4 चौको 16 और 4 से ये 25 और 25 से ये 25 तीन होते 4 तीन 12। इसका जो आंसर होगा वो आपका 12 वर्ष होगा, ठीक है ना। पहला वाला कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। प्रश्न संख्या जो आपकी है 6 लेते हैं। 6, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपका केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो मैं आपको बता दूं ये बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। ये जो बना होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। जब भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात आए तो उसमें मस्तिष्क और मेरुदंड जो है उसको आप रखेंगे। सातवां है मनोग्रसित बाध्यता विकृति 1, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, जो मनोग्रस्ती जो है बाध्यता वो किस प्रकार का एक विकृति है, किस तरह की बीमारी है, किस तरह का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि चिंता है, ये चिंता की विकृति है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब जब मनोग्रसित आप होते हैं ना तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो है आपको मनोग्रसित बाध्यता मतलब जो होता है ऑब्सेसिव डिसऑर्डर आपको धीरे धीरे होने लगता है। आप कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, तो डाइवर्जन हो रहा है ना आपका, तो वो मनोग्रस्ती आपको बोला जाता है, ठीक है ना उस केस में। चलिए 8वां प्रश्न लेते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनशीलता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। आपका जो प्रश्न संख्या है वो 8 है कि सृजनशीलता हु फ्रेम द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग का जो परीक्षण है, मतलब जो टेस्ट है वो किसने ईजाद किया, इसको किसने खोजा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपके टॉरेंस ने, ठीक है, टॉरेंस ने सृजनात्मकता की पहचान मतलब कि आप क्रिएटिव हैं या नहीं है इसकी पहचान करने हेतु जो है क्रिएटिव थिंकिंग टेस्ट उसकी खोज किसने की थी, उसको ईजाद किसने किया था, उसको पैदा किसने किया था, तो टॉरेंस ने किया था। कहने का कुल मसला ये है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। देखिए थॉर्नडाइक जो है वे व्यवहारवादी हैं, ठीक है ना, व्यवहारवादी में आते हैं ये। इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि जो थॉर्नडाइक हैं ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो क्या है, बिहेवियरिस्ट थियोरीज हैं। सीखने के वक्र के सूचक हैं, सीखने का जो वक्र है लर्निंग कर्व्स आर इंडिकेटर ऑफ, किसके सूचक हैं, सीखने की प्रगति के, सीखने की मौलिकता के, क्या। तो जो अब जब आप सीखते हैं ना तो एक तरह का वक्र बनता है, ठीक है। सीखने का पठार वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सिंपल सा, जब भी आपको सीखने की वक्र की बात आए ना, कि जो सीखने के वक्र हैं वो किसके सूचक हैं, तो वो सीखने की प्रगति के, आपने कितना प्रगति की है लर्निंग में, आपने कितना प्रोग्रेस की है ये बताते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, मतलब सोशल लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनालिटी वाज गिवन बाय, मतलब व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, पर्सनालिटी की बात की जा रही है, पर्सनालिटी का जो सोशल लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनालिटी है वो किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, बंडूरा और वॉल्टर ने दी थी, ठीक है। याद रखिएगा ये एकदम मतलब जिसे डायरेक्ट प्रश्न बोलते हैं ना उस टाइप का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको मापने के लिए, ठीक है, मिरर ड्राइंग टेस्ट का आप यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं जब भी मिरर ड्राइंग की बात है तो आप अधिगम कितना सीखा, कितना आपने सीखने में प्रगति कर ली है, ठीक है, उसका मापन करने के लिए जो है इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति। देखिए एक बात आपको बता दूं, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं 28 नवंबर 2021 को जो पेपर आपका होने वाला है, तो आप सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मीन मीडियन मोड, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपसे बार बार पूछता है कि इनमें से कौन सा वाला केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में से नहीं है, कौन सा वाला केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब मैं देखिए प्रसार, रेंज, मीडियन, एवरेज। देखिए एक बात आपको बता दूं, प्रसार कभी नहीं होता है, एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डेविएशन वाली बात आ रही तो होगा ही नहीं। मीन मीडियन मोड की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका आपका सही होगा।
निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अब देखिए, टैट है, 16 PF है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रॉ अ मैन टेस्ट है। ठीक है, प्रश्न संख्या आपकी 14 है। तो इसमें से जो है ये 16 PF जो है वो अलग है। टैट, ये सब जो हैं, जो भी हैं, ये किस तरह के परीक्षण है? जो टैट होता है वो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनालिटी को टेस्ट करने की। ठीक है, तो इनमें से जो भिन्न है, और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रॉ ए मैन टेस्ट, ये जो तीनों टेस्ट हैं किससे संबंधित है? मैंने आपको बता दिया कि 16 PF जो है वो संबंधित है आपका पर्सनालिटी से। तो पर्सनालिटी की जो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है ना, उससे संबंधित है। ठीक है, बाकी किससे संबंधित है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वॉज प्रपोज्ड बाई, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 2 है हैवी घस्ट, हैवी घस्ट। और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको जरूर करके आप जाइएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो विकासात्मक कार्य का जो प्रत्यय दिया था, तो जो कॉन्सेप्ट दिया गया था कि विकासात्मक कार्य जो है वो किसने दिया था, तो हैवी घस्ट ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। सीखने में पलायन आधारित है। अब देखिए, पलायन का मतलब होता है भाग जाना, किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप कर देना। ठीक है, एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन सकारात्मक पुनर्बलन। अगर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करते हैं आप, तब तो वो सीखने से भागेगा नहीं। डिलेट करेंगे कोई बात नहीं है, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। इसका देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर निष्क्रिय तो भी एक बार को चल जाता है कि चलिए ठीक है, हाँ जैसे तैसे चल रहा है, वो अपने असर से सीख रहा है। लेकिन अगर निगेटिव रिइंफोर्समेंट हो जाएगा कहीं पे, बात को समझिएगा, निगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा कहीं पे, ठीक है, नकारात्मक, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। तो नकारात्मक पुनर्बलन की वजह से जो है ना, मतलब निगेटिव, आप उसको पॉजिटिवली फोर्स नहीं कर रहे हैं, रिइंफोर्स नहीं कर रहे हैं, आप नेगेटिवली उसको रिइंफोर्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो उस चीज़ से, वो सिर्फ अधिगम में नहीं, वो किसी भी चीज़ से इंसान भाग जाएगा। ठीक है, अभी अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, थॉर्नडाइक ने ना सीखने के प्राथमिक और सीखने के गौण नियम बताए थे, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब उसी में से आपसे पूछा गया कि कौन सा वाला प्राथमिक है। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 नियम जो थे वो प्राथमिक में आते हैं। 3 चीज़ें, तत्परता, प्रभाव और जो है आपका प्रयास। उसके बाद जो है इसमें देखिए सिर्फ प्रभाव का नियम आपको मिल रहा है, बाकी चीज़ें ये जो है ये उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर से मतलब नहीं, पूछा जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच किसमें, तो केस स्टडी जो होती है ना, किसी भी केस का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल जो है अप्रोच इन्वॉल्व होती है। जब व्यक्ति, प्रश्न संख्या 19, जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, मतलब जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम जो है दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, व्हेन अ पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, मतलब किसी काम को वो कहीं पे सीख रहा है लेकिन उस चीज़ से उसका जो दूसरा अधिगम है ना, उसमें भी उसका उससे प्रभावित होता है, तो उसको आप बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का अंतरण या अधिगम का जो लर्निंग है उसका ट्रांसफर जो बोलते हो आप। ठीक है, हस्तांतरण। जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वॉल्स ने कुछ बताया था सृजनात्मक चिंतन के बाद, क्रिएटिविटी थिंकिंग के बारे में। तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, उसका जो है फर्स्ट स्टेज क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 है प्रिपरेशन, उपक्रम, जिसको आप तैयारी बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कल वाले भी क्वेश्चन में ये है कि प्रयत्न वो, ठीक है, किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ट्रायल और एरर थियरी किसने दी थी? तो थॉर्नडाइक ने दी थी। ये बात बार बार याद रखिएगा। ठीक है, और ये व्यवहारवादी सिद्धांत इनका है, बिहेवियरिस्ट है ये। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पर्सनालिटी जो होती है एक तरह के वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, गतिशील संगठन है, जो एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति है
व्यक्ति के जो है अंतर्गत उस मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन जिसको बोला जा रहा है, जो पर्यावरण में, जो कहीं आप जाते हैं ना, तो अपने वातावरण से, अपना पर्यावरण से जो आप समायोजन करते हैं, ठीक है, तो वो व्यक्तित्व के कारण ही आप कर पाते हैं, ठीक है, जो इससे पहले अपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ होता है, तो आप अपनी पर्सनालिटी की वजह से उस चीज़ को करते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा आपकी किसने दी है? तो ये परिभाषा जो आपकी दी गई है वो GW आल्पोर्ट ने दी है। ये चलिए, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्टवादी जो थियरी है उसमें कई लोग संबंधित है उससे, तो इसमें से कौन सा वाले संबंधित हैं बाकी को तीन को छोड़ के? तो मैं आपको बता दूं कि जो सीखने का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, ठीक है ना, सीखने का जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है उससे कोहलर संबंधित है, कोहलर साहब। अगला, भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन और उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा। अब जब नियम की बात यहाँ पे आ गई है भाषा में खास करके, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा इसका, ठीक है, इसका होता है वो फोनोलॉजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वर की बात की गई है, ध्वनि की गति, अनुक्रम, ध्वनि, तो फोनोलॉजी, फोन, ठीक है, आवाज। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ इट इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी आपकी होती है, स्मृति होती है, उसका ये एक आयाम नहीं है, उसका एक पहलू नहीं है। क्या चीज़? रिटेंशन, रिकॉल, रिकग्निशन या रीजनिंग, मतलब धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। कौन सा वाला सही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, तर्क करना जो है वो स्मृति का आयाम नहीं है। मतलब जो लॉजिक लगाना वो स्मृति से संबंधित उसका नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, 26। TAT किसके द्वारा बनाया गया था? TAT एक परीक्षण है, अभी ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है। TAT किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये है मरे के द्वारा, ठीक है, एंडी मरे। एंडी मरे ने TAT परीक्षण का को इजाद किया था, उसकी खोज की थी, ठीक है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना, ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल इज, उसको क्या बोलते हैं? कुंठा बोलेंगे आप, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है, मोटिवेशन तो होगा नहीं, भावना नहीं। ये फ्रस्ट्रेट जब आप होते हो ना, तो आपके जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, जो आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए जो आप व्यवहार करते हो, जब उसमें बाधा आती है उसको बोलते हैं कुंठा। इतना समझिएगा। 28वां, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? सिंपल सी बात है, आंख के रंग, आंख का जो रंग होगा आपका वो हेरिडिटी से, माता पिता से मिलने वाले जीन से प्रभावित होता है। सिंपल है, वातावरण से आंख का कलर थोड़ी बदल जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु, बेसल एज इज रिलेटेड टू विच मेजरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आधार आयु है उसका जो है उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रश्न आपका ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका है आंसर थर्ड, बुद्धि। आधार आयु का प्रयोग जो है, ठीक है, आधार आयु समझ रहे हैं ना, क्रोनोलॉजिकल एज जो है आपकी, अभी ऊपर जो IQ का फॉर्मूला बताया गया था, बुद्धि। लास्ट है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर, मतलब एक शिक्षक जो है बच्चे को कक्षा में डांट देते हैं, ठीक है, डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा का इजहार करता है, मतलब पीटा गया, वहाँ पे डांटा गया है, ठीक है, उसके बाद जब वो घर आता है तो अपनी छोटी बहन पे उसका गुस्सा जाहिर करता है, तो ये किसका उदाहरण बनता है? डिस्प्लेसमेंट है, सब्लिमेशन है, कन्वर्जन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, मतलब स्थापन है, उदात्तीकरण है, रूपांतर, प्रतिक्रिया, निर्माण है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जो है विस्थापन होता है। विस्थापन समझ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट होता है, कहीं का गुस्सा नहीं बोलते, कहीं का गुस्सा कहीं उतार देना, तो वही काम कर रहा है। छात्र को डांट पड़ी अध्यापक से, लेकिन वो जो है गुस्से का इजहार अपनी बहन से करता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हो सकता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो कृपया इनको पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। 2 4 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। अलग अलग मैंने क्वेश्चन पेपर्स आपको करा रखे हैं, खास करके बाल मनोविज्ञान एवं अभिज्ञान के। तो इससे पहले वाली अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, यूपी टेट की जो वीडियोज़ हैं, ठीक है। और अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिनको इसकी आवश्यकता हो उसको ज़रूर आप मतलब शेयर कर दें, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे
काम कर सकें। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत